विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास कर रहे थे और उसमें जो टॉपिक था हमारा वो था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे स्रोत पढ़ लिए हमने, पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिए, साहित्यिक स्रोत पढ़ लिए। साहित्यिक स्रोतों में हमने अब आज करना है लौकिक साहित्य। क्या करना है? लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए लौकिक साहित्य क्या होता है। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। इसमें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जा सकता है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य तो वैसा नाम है उनका क्योंकि अर्थशास्त्र के अंत में लिखा हुआ इति कौटिल्य। अर्थशास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि विष्णुगुप्त ने लिखा या चाणक्य ने लिखा। क्या लिखा हुआ? इति कौटिल्य से पता चलता है कि किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। कुटिल नीति के कारण उन्हें क्या कहा गया? कौटिल्य कहा गया। वैसे किसने लिखा? विष्णुगुप्त। चाणक्य का जो बचपन का नाम है वो क्या है? विष्णुगुप्त। और वैसे आप बोलते हैं उन्हें आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, जो तक्षशिला के पहले विद्यार्थी रहे, फिर वहीं के क्या बने? प्राचार्य बने। क्या बने? तक्षशिला कहाँ? पाकिस्तान। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? किन दो नदियों के बीच में है? इंडस और झेलम के बीच में एक जगह पड़ती है सिरकप। क्या जगह पड़ती है? सिरकप। वो तक्षशिला का आधुनिक नाम है। ठीक है। तो 1900 के बाद, लगभग 1909 या 1900 के बाद अर्थशास्त्र की खोज हुई। किसने की? श्यामा शास्त्री जी ने की। किसने की? श्यामा शास्त्री जी ने की। कितने अधिकरण, कितने प्रकरण, कितने श्लोक? तो 15 अधिकरण 180 प्रकरण। 15 अधिकरण 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं इसमें। कितने? 6000 श्लोक हैं। विषय वस्तु क्या है अर्थशास्त्र की? तो आपने बोलना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु यानी जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स नहीं है। अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है, जो अंदर लिखा है चाणक्य ने, वो क्या लिखा हुआ? राजनीति विज्ञान के बारे में लिखा हुआ और लोक प्रशासन के बारे में लिखा हुआ, राजा के कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ। ठीक है। दासों के प्रकार लिखे हुए हैं। ये सब क्वेश्चन बने हैं कि कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में। राजा के लिए क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के कर ले सकता है वो, किस किस प्रकार का क्या। ठीक है। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है द प्रिंस, एक किताब है द प्रिंस, जो किसने लिखी है? मैकियावेली ने लिखी है। किसने लिखी है? तो मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। किसकी तुलना? अर्थशास्त्र की तुलना। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अर्थशास्त्र संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। बिफोर क्राइस्ट में लिखा गया। सोचिए ना आप, इस देश में ईसा के जन्म से पहले एक विद्वान क्या लिख रहा है? राजनीति विज्ञान पर एक ग्रंथ लिख रहा है। और इसकी रचना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु, सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने की थी। किसने की थी? मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ एक प्रमुख स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। क्या है? 15 अधिकरण 180 प्रकरण 5000 श्लोक। 5000 श्लोक हैं इसमें। 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त अर्थशास्त्र का द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। कौन सा? द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। ऐसे पूछते हैं दरअसल, जैसे ऋग्वेद में पूछा उन्होंने कि नया कौन सा है, तो पहला और 10वां मंडल है। ऐसे अर्थशास्त्र का सबसे प्राचीन कौन है? तो द्वितीय और तृतीय जो खंड है वो सर्वाधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र से प्राचीन राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। ठीक है। फिर एक और विद्वान आता है आगे चलकर, गुप्त काल में पढ़ते हैं इस विद्वान को हम, इसका नाम है विशाख दत्त। क्या लिखा हुआ? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने गुप्त काल में लिखा ये मुद्रा राक्षस। लेकिन किसके बारे में लिखा? मौर्यों के समय के बारे में लिखा। इसके समय के बारे में, मौर्यों के बारे में लिखा। और उसने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा। क्या कहा? वृषल का मतलब जो धर्मच्युत हो, यानी धर्म से हट गया हो। धर्म से हट गया हो क्यों बोला उसने? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ विवाह किया, जिसका नाम क्या था? हेलेना। क्या नाम था? तो एक बोल सकते हैं आप,
क्या मलेच्छ कन्या के साथ विवाह करने के कारण विशाखदत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? वृषल कहा है। क्या कहा है? साथ में एक और शब्द का प्रयोग किया, कुलहीना। इसका मतलब निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था, मोर पालकों की पुत्री का पुत्र था। ऐसा बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो यानी बहुत उच्च कुल का नहीं था। ठीक है, चलिए जी, दूसरी एक किताब आती है कथा सरित सागर, ये सोमदेव ने लिखी है। किसने लिखी है? सोमदेव की कथा सरित सागर। एक और किताब आती है वृहत कथा मंजरी, वो किसकी है? क्षेमेंद्र की है। ये याद करना पड़ेगा, इसमें समझने का कुछ नहीं है। इस कथा सरित सागर किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी। वृहत कथा मंजरी किसने लिखी? क्षेमेंद्र ने लिखी। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखदत्त ने लिखी। ठीक है, तो ये मौर्य काल की घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं ये सब। मुद्रा राक्षस हो गया, कथा सरित सागर हो गया, वृहत कथा मंजरी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, ऐसे ही पतंजलि का महाभाष्य, जो कि किस पर टीका है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का योग भी है, योग सूत्र भी है, लेकिन पतंजलि का महाभाष्य भी है। ठीक है, कालिदास का जो मालविकाग्निमित्र है, कालिदास ने किताब लिखी मालविकाग्निमित्र, तो मालविकाग्निमित्र में शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? शुंग काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब कैसे मिलती है? क्योंकि जो अग्निमित्र है, मालविका एक राजकुमारी है, अग्निमित्र उनका प्रणय प्रसंग लिखा हुआ कालिदास ने, नाटक है ये। और अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। किसका बेटा? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। और शुंग वंश पहला इतिहास में ज्ञात ब्राह्मण राजवंश है। और ऐसा बताया भी जाता है कि क्योंकि मौर्यों ने संरक्षण नहीं दिया किसको? ब्राह्मण धर्म को। देखो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना होगा कि महान जैन, मतलब जैन धर्म का क्या था? जैन धर्म को प्रश्रय दिया ना उसने। आपने सुना भी होगा कि मगध में 12 वर्ष का काल पड़ गया। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया? भद्र भाव के साथ श्रवण बेलगोला चला गया, जहां पर की गोमतेश्वर की प्रतिमा भी है। वहीं पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर उसने संलेखन विधि द्वारा, यानी भूखे प्यासे रहकर क्या कर दिया? अपने प्राण त्याग दिए। दूसरा राजा उसमें, उसी वंश में जो दूसरा राजा बिंदुसार है, वो आजीवक संप्रदाय का है। इसका आजीवक। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो कौन थे? मक्खली पुत्र घोषाल थे। कौन थे? और महावीर स्वामी के कंटेम्पररी थे वो। कौन? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मक्खली पुत्र घोषाल, और वो महावीर स्वामी के मित्र थे और कंटेम्पररी थे। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय जो है वो भाग्यवादी है, भाग्य पर बहुत ज्यादा क्या करता है? निर्भर रहता है। मतलब उसका कहना यह है कि अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको क्या मिलेगा? वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा राजा जो पढ़ते हैं उसमें मौर्य में, वो कौन है? अशोक है, सम्राट अशोक। आपको पता है वो बौद्ध धर्म को क्या करता है? संरक्षण देता है। ठीक है, आगे चलकर बीच में कहीं पर हम पढ़ लेते हैं कि शैव धर्म को किया, लेकिन ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय नहीं दिया। तो ये भी कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण सेनापति था। किसका? अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी कि क्या थी? कि भाई उनके धर्म को बिल्कुल क्या नहीं किया जा रहा था? प्रश्रय नहीं दिया जा रहा था, अन्य धर्मों को प्रश्रय दिया जा रहा था। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी किसकी? बृहद्रथ की। तो समझ में आ गया। और फिर क्या किया? ब्राह्मण राजवंश बना, और उसने फिर वही चातुर्वर्ण व्यवस्था भी शुरू की, अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। ठीक है, तो चलो जी, मालविकाग्निमित्र। ऐसे शूद्रक का मृच्छकटिकम एक नाटक है। किसका? मृच्छकटिकम एक नाटक है शूद्रक का। वो तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। ऐसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं 8वीं शताब्दी में कामंदक ने अपने नीतिसार में संकलित किया है। नीतिसार किसने लिखा है? कामंदक ने लिखा है। सब याद करने वाली चीजें हैं। नीतिसार किसका है? आंसर कामंदक का। कामंदक कब का है? 7वीं 8वीं शताब्दी का है। ठीक है, ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है कश्मीरी कवि कल्हण की राज तरंगिणी है। राज तरंगिणी, रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगिणी मतलब किसने लिखी? कल्हण ने लिखी। किसने लिखी? किसके दरबार में लिखी? जयसिंह के दरबार में लिखी। किसके दरबार में? क्या कल्हण राज तरंगिणी को पूरा कर पाया? नहीं कर पाया। किसने पूरा किया उसको? जोन राजा और श्रीवर ने पूरा किया उसको। किसने? जोन राज और श्रीवर, या जोन राजा और श्रीवर ने पूरा किया। किस भाषा में लिखी गई है कश्मीर का इतिहास जो राज तरंगिणी है? आंसर संस्कृत भाषा में लिखी गई है।
तो संस्कृत भाषा में लिखी गई इतिहास का प्रथम ग्रंथ जो है वो कौन सा है? कल्हण की राजतरंगिणी। ठीक है। और जरा मुझे बताइए, जयसिंह के दरबार में लिखी उसने बैठकर, किसने? कल्हण ने। जयसिंह किस राजवंश से संबंधित था? भाई आप कश्मीर में बहुत सारे राजवंश पढ़ेंगे ना, उसमें काउलो भी पढ़ेंगे आप, कारकोट, उत्पल और लोहार। क्या पढ़ेंगे? एक राजवंश पढ़ेंगे कारकोट, आगे चलकर पढ़ेंगे कारकोट, उत्पल और लोहार। तो ये तीन तो बड़े इंपॉर्टेंट राजवंश हैं। रानी दिद्दा भी पढ़ते हैं हम एक कश्मीर में। और फिलहाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जयसिंह किस राजवंश से संबंधित था? कश्मीर का राजा जयसिंह। ढूंढिए ढूंढिए। अगला, राजतरंगिणी की रचना 1149-50 ईस्वी में 12वीं शताब्दी में हुई थी। इससे कश्मीर के इतिहास के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 1150, 49, 50 के आसपास की बात है। ठीक है। राजतरंगिणी को 1150 के बाद का विवरण क्रमशः जोनराज और श्रीवट द्वारा दिया गया। ऐसी अगली किताब है रसमाला, सोमेश्वर ने लिखी है क्या? रसमाला। और कीर्ति कौमुदी, कीर्ति कौमुदी। अब ये पुस्तकें याद करनी पड़ती हैं। ऐसी एक किताब है प्रबंध चिंतामणि, वो किसने लिखी है? मेरुतुंग ने। किसने लिखी है? प्रबंध चिंतामणि लिखी है मेरुतुंग ने। ऐसी एक पुस्तक है प्रबंध कोश, वो किसने लिखा? राजशेखर ने लिखा है। किसने लिखा है? राजशेखर ने। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। कारकोट, उत्पल या लोहार? जयसिंह किस राजवंश में है? कारकोट में है। कंफर्म? चेक कीजिए ढंग से। कारकोट, उत्पल, लोहार, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं इन राजवंशों से। एक तो पूछता है वो कि जयसिंह किस राजवंश का है, और एक पूछता है रानी दिद्दा किस राजवंश की है। एक रानी दिद्दा भी हुई वहां पर। ठीक है जी। प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र की टीका है। प्रबंध चिंतामणि क्या है? मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि किस पर टीका है? आंसर, अर्थशास्त्र पर टीका है। फिर एक किताब है भाई गार्गी संहिता, ये एक ज्योतिष का ग्रंथ है, गार्गी संहिता। इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि यवन कितने क्रूर थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष की एक किताब मिलती है, बुद्ध चरित। क्या मिलती है? अश्वघोष का बुद्ध चरित। कल भी बताया था मैंने आपको, कनिष्क के समय में अश्वघोष, कुषाण शासक कनिष्क 78 AD के समय में एक विद्वान है अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या लिखा था? बुद्ध चरित। दूसरा क्या लिखा था उसने? सौंदरानंद। तीसरा क्या लिखा था? सारीपुत्र प्रकरण। चौथा क्या लिखा था? राष्ट्रपालम। पांचवा क्या लिखा उसने? मायान श्राद्धोत्पाद। क्या लिखा? मायान श्राद्धोत्पाद लिखा उसने। ठीक है। ऐसी बाणभट्ट, हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि है बाणभट्ट, वो क्या लिखता है? हर्ष चरित्र लिखता है। क्या लिखता है? हर्ष चरित्र लिखता है। और कादंबरी भी लिखता है वो। क्या लिखता है? एक लिखता है हर्षचरित्र और एक लिखता है कादंबरी। और हर्षवर्धन भी लिखता है। हर्षवर्धन भी स्वयं विद्वान है। अंतिम, भारत का अंतिम महान शासक कौन है? हर्षवर्धन। वो खुद भी लिखता है। क्या लिखता है? नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक लिखता है। उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, पर बता रहा हूं मैं आपको। जयसिंह लोहार वंश का था, यानी अंतिम जो 3 वंश बताया मैंने, का उ लो, कारकोट, उत्पल और लोहार, लोहार वंश का था। तो गलत क्यों बता रहे थे भाई? लोहार वंश। दिद्दा किस वंश की थी? रानी दिद्दा। ऐसे एक विल्हण है, विल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र लिखी। क्या लिखी? विक्रमांक देव चरित्र। विल्हण जो था वो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में था। किसके दरबार में? 14 विक्रमादित्य हुए हैं। कितने? उसमें 6 नंबर का जो विक्रमादित्य है उसके दरबार में है। तो विक्रमांक देव चरित्र लिखता है। ऐसी एक पद्मगुप्त है, वो लिखता है नव साशांक चरित्र। क्या लिखता है? नव साशांक चरित्र। ऐसे एक संध्याकर नंदी है, उनकी किताब का नाम है रामचरित। मैं रामचरित्र मानस नहीं बोल रहा हूं, वो तो तुलसीदास जी का है। संध्याकर नंदी ने भी लिखा है एक रामचरित।
क्या लिखा है? रामचरित। ऐसे एक हेमचंद्र ने लिखा है, हाँ जी, कुमारपाल चरित। क्या लिखा है? कुमारपाल चरित या द्वयाश्रम काव्य। कुमारपाल चरित या द्वयाश्रम काव्य। एक जैनक भट्ट हुए हैं विद्वान, उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो तो सुना होगा आपने, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? आंसर जैनक भट्ट ने लिखी। किसने लिखी? और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने लिखी, जो कि पृथ्वीराज थर्ड, राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। कौन? बाण भट्ट। सॉरी, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन? पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, इतना समझ में आ गया। लेकिन पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जैनक भट्ट ने लिखी। क्लियर हो गया? जैनक भट्ट वाला क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है बहुत पहले। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। सुदूर दक्षिण में पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नंदी, कलम्बकम, कलिंग तुपर्णी और चोल चरित से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? नंदी, कलम्बकम, दूसरा कलिंग तुपर्णी और तीसरा चोल चरित से प्राप्त होता है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा। क्या लिखा? चाचनामा बोलते हैं इसको, जिसका फारसी अनुवाद क्या है? चाचनामा। फारसी अनुवाद क्या है? चाचनामा। अली अहमद ने लिखा है इसको। किसने लिखा है? मूल ग्रंथ का लेखक मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी था। जो मूल ग्रंथ लिखा था वो किसने लिखा था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। ठीक है, चाचनामा। बाकी तो आपको पता ही है, यूनानी रोमन, अगर मैं बोलूं कि कौन, तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी। टॉलमी ने क्या लिखी? ज्योग्राफी, यूनानी भाषा में लिखी उसने। और एक बार बार क्वेश्चन पूछता है, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो अज्ञात, मतलब पता नहीं है पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी, तो उसमें आंसर होता है अज्ञात। पहले यूपी पीसीएस का प्रिय प्रश्न होता था ये, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी, तो आंसर अज्ञात। ठीक है। इसमें एक बार बल्कि ये भी क्वेश्चन पूछा कि एरिथ्रियन सी क्या है, आंसर लाल सागर को लिखा है। इसको रेड सी के लिए लिखा है। अच्छा, एक प्लिनी है, प्लिनी लिखता है नेचुरल हिस्टोरिका। क्या लिखता है? नेचुरल हिस्टोरिका। और प्लिनी अपने देश के मतलब अर्थव्यवस्था को देखकर भी रोता है। दरअसल भारत से क्या होता है कि उसके देश रोम में मलमल जाता है, मलमल, जो कि इतना महीन है कि अंगूठी से निकल जाता है पूरा थान। ठीक है। और जिसको रोमन स्त्रियां बहुत पसंद करती हैं, रोम में नैतिकता को खतरा हो जाता है, और उस मलमल के बदले सोना आता है भारत में। तो अपने देश के इकोनॉमी पर रोते हुए बोलता हो कि मेरे देश का सारा सोना कहां चला गया? भारत चला गया। कहां चला गया? भारत चला गया। ठीक है, यानी उस समय भी वो लोग अपने देश के प्रति क्या रखते थे? सोने के प्रति, कि भाई सोना सारा मेरा भारत चला गया। और भारत से क्या आ रहा? मलमल। और मलमल को कौन पसंद कर रहे हैं? रोमन स्त्रियां पसंद कर रही हैं। रोमन स्त्रियां क्या कर रही हैं? उनको पहन रही हैं। वो इतना महीन कपड़ा है कि नैतिकता को खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, मॉरल वैल्यूज जो होती है। अगला है भाई विदेशियों का विवरण। क्या है? भारतीय इतिहास के स्रोत में विदेशियों का विवरण। अब विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण में भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। रोमन, यूनानी, चीनी यात्री बहुत सारे आए, है ना। तो भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? राजवैद्यों के नाम भी याद रखने हैं आपने। क्या रखने हैं? जैसे यहां पर हमने पढ़ लिया कि टेसियस ईरान का राजवैद्य है, ऐसे ही आपने एक नाम पढ़ना है किसका? जीवक। एक वैद्य है जीवक। कौन है? जीवक। किसका वैद्य है वो? बिंबसार का वैद्य है शायद। किसका? है ना। प्रद्योत को जॉन्डिस हो जाता है, तब वो उसको इलाज के लिए भेजता है जीवक को। फिर उससे क्या होता है? उसका पीलिया सही हो जाता है, तो संबंध सही हो जाते हैं बिंबसार के। पढ़ा है जीवक? नहीं पढ़ा। एंशिएंट में पढ़ेंगे अभी आगे। ऐसे ही एक आपने
बिंबिसार के वैद्य का नाम जीवक है। दरअसल प्रद्योत के साथ उसके संबंध सही नहीं थे, बाकी तो अच्छे कर दिए थे उसने संबंध बिंबिसार ने। 500 तो रानियां थी उसकी, अगल बगल तो ससुराल थे उसके सारे, ठीक है। तो प्रद्योत के साथ अच्छे नहीं थे अवंती नरेश प्रद्योत के साथ। तो अवंती नरेश प्रद्योत एक बार बीमार पड़ता है, जॉन्डिस होता है, पीलिया हो जाता है उसको, पांडु रोग हो जाता है वो। तो अपना एक वैद्य भेजता है वो, क्या, प्रद्योत, सॉरी जीवक को, इसको भेजता है। और तब अवंती नरेश प्रद्योत क्या हो जाता है, सही हो जाता है, तो संबंध सही हो जाता है बिंबिसार के साथ। एक वैद्य पढ़ना आपने कनिष्क के समय, कौन, चरक, चरक संहिता सुना होगा आप, ठीक है। एक वैद्य पढ़ना है आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, धनवंतरी, कौन पढ़ना है, धनवंतरी। एक आपने पढ़ना है आगे चलकर हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन, किसके समय, फर्रुखशियर के समय में। किसके समय में, मतलब इलाज करता है, फर्रुखशियर पे फोड़ा हो जाता है एक, उसका इलाज करता है, और फिर उसके बदले में वो सुनहरा फरमान देता है 1717 का, 1717 का सुनहरा फरमान। और एक आपने रामायण का वैद्य याद करना है। भगवान राम के समय में लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है, उसका नाम था सुसैन वैद्य, क्या नाम था, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं बता रहा हूं कि टेशियस जो था वो ईरान का राजवैद्य था। एक इसका नाम याद रखना है, हेरोडोटस, आपको पता ही है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता, है ना। 5वीं सदी के ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने की। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, हेरोडोटस ने की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। किसके, भारत और फारस। फारस किसको बोलते हैं, ईरान को बोलते हैं। फारस मतलब इंग्लिश में पर्शिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ अगर बोला है इसका मतलब फारस की खाड़ी। पर्शियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी। और सबसे बड़ा शिया देश है ये, क्या है, शिया सुन्नी जानते हो, मुस्लिम संप्रदाय में दो पंथ माने जाते हैं बड़े, एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। शिया लिबरल होते हैं, सुन्नी थोड़ा कट्टर होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा शिया देश कौन है, आंसर ईरान, ठीक है। नियार्कस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। तो सिकंदर के समकालीन लेखकों के नाम याद करने हैं आपने, नियार्कस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज कहता है कि भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ है। क्या कहता है, भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ है। जबकि नियार्कस कहता है कि भारतीय कपड़े पर लेखन कार्य करते हैं। भारतीय क्या करते हैं, लगभग लगभग बराबर के ही हैं वो इतिहासकार, ऐसा भी नहीं है कि आगे पीछे के हों, बल्कि नियार्कस पहले का है और मेगस्थनीज क्या है, बाद का है। लगभग बाद मतलब आगे पीछे होंगे थोड़ा सा। एक कह रहा है कि भारतीय कपड़े, भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ है, लिखना नहीं जानते हैं। और दूसरा बोल रहा है क्या, कि भारतीय कपड़े पर लेखन कार्य करते हैं। अभी कुछ समय पहले तक जन्म पत्रियां देखी होंगी आपने, होल्ड करके, जो बड़े सुंदर से कपड़े पर क्या, बड़े सुंदर अक्षरों में जन्म पत्रियां बनती थी, अब तो कंप्यूटराइज बन रही है। यानी अभी तक वो प्रचलन में था कपड़े पर लेखन कार्य करना, ठीक है। ऐसे सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूत आते हैं, मेगस्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस। 3 कौन है, एक है मेगस्थनीज, एक है डायमेकस और एक है डायनोसियस। मेगस्थनीज तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या है, जब सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर उसको 4 प्रांत देता है, क्या देता है, 4 प्रांत देता है, पेरोपनिसडाई देता है, और क्या देता है, हेरात देता है, बहुत सारी जगह देता है, मतलब 4 जगह देता है साथ में, जेड्रोसिया देता है, और जेड्रोसिया और पेरोपनिसडाई देता है, मतलब 4 प्रांत दे रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य भी दे रहा है अपने ससुर को, 500 हाथी दे रहा है भारतीय। लेकिन उधर से एक राजदूत भी आ रहा है, कौन, मेगस्थनीज, जो लिख रहा है क्या, इंडिका। इंडिका मिली नहीं है, इंडिका को क्या किया गया, संकलित किया गया अलग अलग विद्वानों ने, जो लिखा है अपने अपने उद्धरणों में कि मेगस्थनीज ऐसा कहता है, मेगस्थनीज वैसा कहता है, तो उन सबको मिलाकर एक जगह पर रखकर हमने बोला कि ये उसकी इंडिका है। क्या है, इंडिका। ऐसे ही आपका एक राजदूत है, कौन, डाइमेकस, जो कि किसके दरबार में आता है, बताइए, बिंदुसार के दरबार में आता है। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आता है। देखिए, मीठी मदिरा, क्या, अंजीर, और क्या, एक दार्शनिक भेज दो,
वो कहते हैं भैया भेज देंगे हम, मीठी मदिरा भी भेज देंगे, अंजीर भी भेज देंगे, ड्राई फ्रूट्स में आता है अंजीर, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजेंगे, क्योंकि दार्शनिक हमारे यहाँ बड़े क्या होते हैं, रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं। हम एक राजदूत भेज देते हैं आपके यहाँ, डाइमेकस, उसको भेजते हैं, ठीक है। एक फिर डायनोसियस भी आता है, बिंदुसार के अंतिम अंतिम समय में, शायद अशोक के प्रारंभिक समय में पहुंचता है वो। तो डाइमेकस को किसने भेजा? सीरिया के राजा एंटियोकस, सीरिया के राजा एंटियोकस के द्वारा भेजा जाता है किसको? डाइमेकस को। और मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा जाता है किसको? डायनोसियस को। किसको? और दोनों बिंदुसार के दरबार में आते हैं, मतलब डाइमेकस भी आता है, डायनोसियस भी बिंदुसार के दरबार के लिए चलता है, लेकिन तब तक शायद बिंदुसार की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, अशोक का समय शुरू हो जाता है, ठीक है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किए। कितने? 14 वर्ष। इंडिका उसका ग्रंथ है, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण प्रस्तुत करता है। मेगस्थनीज सर्वप्रथम आर्य मित्र से मिला था, उसके बाद बिंदुसार से मिला था। पहले किससे मिला? आर्य मित्र से मिला, उसके बाद बिंदुसार से मिला। डाइमेकस को सीरिया के राजा एंटियोकस ने भेजा था, जो बिंदुसार के दरबार में काफी दिन तक रहा। डायनोसियस को किसने भेजा? मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में भेजा। चला वो बिंदुसार के दरबार के लिए था, लेकिन पहुंचा अशोक के दरबार, ठीक है। यूनानी भाषा में लिखी गई टॉलमी की ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, मतलब जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी अलग किताब है, उसका लेखक अज्ञात है, लेकिन जो ज्योग्राफी लिखी है वो किसने लिखी है? टॉलमी। कई बार इतने में काम चल जाता है कि निम्नलिखित में कौन भूगोल बेता था? टॉलमी था। टॉलमी क्या था? और टॉलमी की जो स्पेलिंग होती है वो पी से स्टार्ट होती है, पटोलमी मत पढ़ देना, पी साइलेंट होता है, टॉलमी, ठीक है। अच्छा जी, पेरिप्लस ऑफ द एर्थन सी, जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच में हुई थी, में भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। इसका मतलब बढ़िया व्यापार चल रहा था भाई कुषाण काल में। क्या चल रहा था? क्योंकि कुषाणों के समय में शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के मिलते हैं। जब सिक्कों में शुद्धता होती है तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है। क्या है? और जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था थोड़ा क्या डाउन है। भाई मिलावट कब करता है आदमी? जब थोड़ा डाउन होता है ना। तो गुप्तों के समय में भले ही सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं लोग, लेकिन वो उतने प्योर नहीं है जितने कि कुषाणकालीन सिक्के हैं। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्तों ने, ठीक है। सबसे बड़ा ढेर सिक्कों का कहां से मिला है? बयाना से मिला है, राजस्थान से, जो कि बाद में मुगल काल में नील के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। यह पहली सदी में ईस्वी में लिखी गई थी। नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी? प्लिनी ने लिखी। क्या मिलता है इसमें? भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है, ठीक है। लैटिन भाषा में लिखी उसने नेचुरल हिस्टोरिका। इसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी भी मिलती है। भारत और रोम बोल सकते हैं आप, रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार था उसकी जानकारी भी मिलती है। क्वीन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड बोलते हैं रोम को। क्या बोलते हैं? प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी। रोमन साम्राज्य सबसे उन्नत हथियार, औजार, सेना सब बढ़िया था की, लेकिन एक जंगली ने क्या कर दिया? रोमन साम्राज्य को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसका नाम था अटिला द हन। हूण था वो, हूण। क्या था? हूण शासक अटिला द हन, ठीक है। जैसे हमारे यहां कौन पढ़ते हैं हूणों में? जय महिष्मती। अब तो देख ली होगी पिक्चर, कौन सी? बाहुबली, है ना। अब ये मैं नहीं जानता कि वो ऐतिहासिक है कि नहीं है, लेकिन हूणों का आक्रमण हुआ इस देश पर। हूणों में दो नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? मेहरकुल और तोरमाण, ये दो नाम प्रसिद्ध है। इनमें से एक तो बौद्धों का प्रबल शत्रु है। क्या है? प्रबल शत्रु है। बौद्ध भिक्षुओं की गर्दन काटने पर सोने का एक सिक्का देता है वो। और बौद्धों का कहीं सम्मेलन हो रहा होता है,
जो जैसे टेंट में सम्मेलन हो रहा वहां आग लगा देता है, कौन? मेहरकुल या तोरमाण? चेक कीजिए, मेहरकुल है शायद, शैव धर्म को मानता है वो। है हूण, है क्या? हन, इंग्लिश में बोलते हैं हन, हिंदी में बोलते हैं हूण। ठीक है, किसके समय हुआ था हूणों का आक्रमण? हाँ जी, हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ? गुप्तों के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? देखिए, किस गुप्त शासक के समय में हुआ हूणों का आक्रमण? प्रश्न जब पूछूंगा तभी दिमाग खुलेगा। हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ? किताब पलटिए, जब मैंने गुप्त बता दिया तो गुप्तों में देखिए किसके समय, स्कंदगुप्त के समय में हुआ। अरे भाई 510 एडी का आप पढ़ते हो, एरन अभिलेख, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण। गोपराज की पत्नी सती हो गई, क्यों हो गई? हूणों का आक्रमण था, गोपराज उसमें जनरल था सेना का, क्या हो गया? शहीद हो गया। पत्नी ने फिर अपने पति के साथ क्या, सती हो गई वो। उसका अभिलेखीय प्रमाण मतलब शिलालेखीय प्रमाण, पत्थर पर लिखा हुआ है, एरन अभिलेख, सागर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, 510 एडी, 510 एडी। चलिए जी, यूनानी भाषा में भी बता दिया मैंने, नेचुरल हिस्टोरी का बता दिया। लैटिन भाषा में लिखी गई नेचुरल हिस्टोरी का में हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। फिर चीनी यात्रियों के विवरण, भाई चीनी यात्रियों के विवरण में दरअसल ये बौद्ध मतानुयायी थे चीनी। क्या थे? बौद्ध मतानुयायी थे। अब ये बुद्ध की जो धरती है वो कौन है? भारत, नेपाल। भाई लुम्बिनी का है, नेपाल में है। बुद्ध कहाँ? यहीं तो सारे उपदेश वगैरह सब ज्ञान प्राप्त, बोध गया बिहार में, है ना। और मृत्यु कहाँ? पावापुरी में अंतिम भोजन किया। कुशीनगर में क्या हो गया? क्या हो गया? महापरिनिर्वाण हो गया उनका। तो उस खोज में आते थे चीनी यात्री बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इनमें कौन थे महत्वपूर्ण? फाइयान था, वेनसांग था, युआन च्वांग भी बोलते हैं वेनसांग को, युआन च्वांग, ठीक है, और इत्सिंग। ये तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक है फाइयान, एक है वेनसांग, एक है इत्सिंग। क्रम यही है। फाइयान आया किसके समय में? किसके समय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया। फाइयान किसके समय में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया, 5वीं सदी के प्रारंभ में आया। तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। फाइयान ने जो भारत का वर्णन किया वो फोक्यो की, ये याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन बना हुआ, फोक्यो की के नाम से किया। और उसमें उसने भारत के लिए जो नाम लिखा वो लिखा हुआ तिएनचू, TN चू। क्या लिखा हुआ? तो कहां के हो आप नागरिक? भारत के नागरिक हैं हम। अंग्रेज पूछेगा हमसे तो हम बोलेंगे हम इंडिया के नागरिक हैं, पर हम बोलेंगे भारत दैट इज इंडिया के नागरिक हैं। और जब आप चीन में जाओगे वहां पूछेंगे आपसे कहाँ के नागरिक हो, तो आपने बोलना है हम तिएनचू के नागरिक हैं। कहाँ के? याद हो गया? ठीक है। और जो उनका जो फाइयान का ग्रंथ है वो क्या है? फोक्यो की। फिर वही वेनसांग आता है, हर्षवर्धन के समय में आता है। हा से हर्षवर्धन, हा से वेनसांग, याद करना बहुत आसान। तो वेनसांग किसके समय में आया? 7वीं शताब्दी में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। 16 वर्षों तक भारत में रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा? पता है ना कहाँ है नालंदा? बिहार में है। किसने की थी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की? कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी, गुप्त शासक कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है। ऐसे ही आगे चलकर आप पढ़ेंगे बंगाल में एक विक्रमशिला, जिस नाम से आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, स्थापना किसने की थी? बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? अब विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, अंत्यचक में है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अंत्यचक में। किस संप्रदाय को प्रश्रय देता था? वज्रयान को प्रश्रय देता था। इसको वज्रयान को प्रश्रय देता था। क्लियर हो गया? तो भैया 6 वर्ष तक नालंदा में उसने अध्ययन किया। किसने? वेनसांग ने। उसने अपना जो ग्रंथ लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा, उसने लिखा CU की, CU। अब भाई 3 नाम याद करने पड़ेंगे। एक तो फाइयान में फोक्यो की, दूसरा भारत के लिए लिखा उसने तिएनचू, और फाइयान सॉरी वेनसांग जो लिख रहा है वो लिख रहा CU की। ये तो उत्तराखंड में ही पूछा हुआ CU की। CU की नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आंसर
वेइनसांग ने की, हर्षवर्धन के समय जो आया था। ठीक है, 138 देशों का विवरण दिया इसने। भारत को इसने यीन तू कहा। क्या कहा? यीन तू, यीन तू। ठीक है, फाइयान और वेइनसांग दोनों बौद्ध थे और दोनों बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाइयान 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितने? 14 वर्षों तक भारत में रहा। तो ठीक है, पहले लोग आते थे, यात्रा करते थे। यात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। यात्रा क्या है? अब ये आईफोन कितने का आता भाई? 1 लाख से 1.5 लाख, इतने में आप काफी देशों में घूम सकते हो। क्या कर सकते हो? लेकिन क्या करते हो आप लोग कि आईफोन ही लेना है, जेब में रखना है, बस कूप मंडूक बन के रहना है। क्या बन के रहना है? और जब बोलो घूमते क्यों नहीं हो, तो तब आप बोलते हो पैसे नहीं है। तो भाई अगर 1.5 लाख का फोन जेब में लेके घूम रहे हो, तो घूमने वाले तो साइकिल लेके भी घूम रहे हैं। जरूरी थोड़ा है कि जहाज में ही जाना है, साइकिल लेके चलो, बाइक लेके चलो, कुछ ना कुछ लेके चलो, पर घूमो। क्या करो? साल भर में कुछ दिन क्या घूमने के भी निकालो। पहले अपना उत्तराखंड ही घूम लो। हाँ, कई लोग तो देहरादून भी नहीं गए होंगे अभी तक। चलो जी, कहां तक पहुंचे हम? पढ़ना नहीं पड़ेगा उत्तराखंड। फिर कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल का देखाओ, ज्यादा दूर थोड़ा है कटारमल का सूर्य मंदिर। प्रमोद चिन्यालय जी कहाँ है? गोलू देवता का मंदिर को बोलते हैं प्रमोद चिन्यालय। कहाँ है जी? चितई में, अल्मोड़ा में। तो यार अल्मोड़ा बहुत दूर थोड़ा है, जाओ बस पकड़ो, जा लो, दर्शन करो, वापस आ जाओ, है ना। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिक्रमा जब करो तो ढंग से देख लेना किस शैली में बना हुआ है, क्या है, कैसा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख, है ना, देखाओ। नंदा राजजात घुमाओ, होने वाली है जल्दी। और कौन सी? कहां से कहां तक? उत्तरकाशी से पिथौरागढ़। कौन सी यात्रा? अरे नहीं भाई, अस्कोट अराकोट यात्रा, अस्कोट अराकोट यात्रा। चलो, इत्सिंग, फाइयान एवं वेइनसांग दोनों बौद्ध थे। बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। फाइयान 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितना? फाइयान रहा 14 वर्ष और वेइनसांग रहा 16 वर्ष। 6 साल तक तो नालंदा में ही रहा। कहाँ रहा? नालंदा में ही पढ़ा। और इसको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी थी, इसको बौद्ध धर्म के बारे में समझना था। इसको ये ऐसे नहीं बोलता था कि अब 6 महीने हो गए जी पेपर नहीं निकल रहा, 8 महीने हो गए जी पेपर नहीं निकल रहा। 6 साल तक बौद्ध धर्म का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, 6 साल दिए इन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में आया। कब आया? 7वीं सदी के अंत में आया, 670 के आसपास मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेना इत्सिंग कब आया। 7वीं सदी के अंत में भारत आया। वह बहुत समय तक विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा। मातवान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाउ जू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। ये भी हैं कुछ लोग। मातवान ने हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में लिखा है, जबकि चाउजू कुआ ने चोलकालीन इतिहास के पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो था वो वेइनसांग था। वेइनसांग को ही युआन चुआंग भी बोलते हैं। इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी यात्रियों का, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसको? वेइनसांग को, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, फिर आते हैं अरबी यात्री भाई। तो अरबी यात्री में अल-बरूनी, सुलेमान और अल-मसूदी, ये 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन? अल-बरूनी, सुलेमान और अल-मसूदी। तो अरबी यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत एवं समाज संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इन व्यापारियों एवं लेखकों में मुख्य जो थे वो थे अल-बरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी। अरबी लेखकों में अल-बरूनी का नाम सबसे पहले आता है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। कई बार इतने में काम चल जाता है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? आंसर महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है, वही महमूद गजनवी जिसने 17 बार आक्रमण किए, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, लुटेरा था। ठीक है, उसने यानी अल-बरूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी, कौन सी? तहकीक हिंद, किताबुल हिंद। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। उसमें क्या लिखा? राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, इस पर सुंदर प्रकाश डाला है। अल-बरूनी
मसूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया गया। इनके उसमें भी होते थे राज ज्योतिषी, इनके मसूद, ठीक है। अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी, संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित हुआ था। कौन? अलबरूनी। बताओ। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरबी यात्री सुलेमान पाल और प्रतिहार सुलेमान जो आया था वो पाल और प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन करता है। तो पालों का और प्रतिहारों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन करने वाला अरबी इतिहासकार कौन है? आंसर सुलेमान है। कौन है? सुलेमान। सुलेमान के बाद कॉमा लगा दीजिए बुक में, वरना उसे सुलेमान पाल मत पढ़ लीजिएगा। सुलेमान जो है वो पाल और प्रतिहार राजवंशों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन करता है। बगदाद यात्री अल मसूदी, ये राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के शासकों के विषय में जानकारी देता है। इसके बारे में? राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के समय में बारे में जानकारी देता है। कौन? अल मसूदी। अरे भैया राष्ट्रकूट पढ़ने हैं आपने, राष्ट्रकूट, प्रतिहार सुना है? प्रतिहार तो वैसे द्वारों के रक्षक होते थे पहले, बाद में राजवंश बनाए। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है ना, तो कन्नौज के लिए स्ट्रगल चलता है, कन्नौज के लिए ट्रिपटाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। उसमें 3 लोग भाग लेते हैं। इधर से बंगाल से पाल आते हैं, वेस्ट से गुर्जर प्रतिहार आते हैं, साउथ से राष्ट्रकूट आते हैं। तो वहां पर पढ़ेंगे आप गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। लास्ट में कौन जीतते हैं? गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं। मतलब लास्ट में जो कब्जा होता है कन्नौज पर, वो किसका होता है? गुर्जर प्रतिहारों का होता है, ठीक है। विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं। इनमें जो है वो फिरदौसी है। फिरदौस ने किताब लिखी है शाहनामा। क्या लिखी है? गर फिरदौस रूमी जमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु, कुछ ऐसा लिखा है ना। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। तो ये फिरदौस ने जो लिखी, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है। इसे जब आप बलबन पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने लिखा भी था कि बलबन के अंदर एक बड़ी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं दास हूं। तो उसने अपने आप को उच्च कुल का दिखाने के लिए क्या बोला? उसने कहा कि फिरदौस की जो किताब है, फिरदौसी की किताब है शाहनामा, उसका एक सूरवीर पात्र है अफरा शिहाब, मैं उसका वंशज हूँ। कौन बोलता है? बलबन बोलता है कि मैं अफरा शिहाब का वंशज हूं, जिसका नाम आपने कहां पढ़ा है? फिरदौसी की शाहनामा में पढ़ा है, ठीक है। मिनाजुस सिराज आता है भाई, एक मिनाजुस सिराज वो तबकाते नासिरी लिखता है। बलबन का एक दामाद होता है, उसके लिए लिखता है तबकाते नासिरी, नसीरुद्दीन के लिए, जो कुरान की प्रतियां लिखकर और टोपियां बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता है, जिसकी पत्नी रानी है लेकिन फिर भी स्वयं भोजन पकाती है, बलबन की बेटी है जो, उसके लिए लिखता है वो तबकाते नासिरी। कौन? मिनहाजुस सिराज। क्योंकि मिनहाजुस सिराज की बहन को 40 दास भेंट करता है। कौन? ये, जिसके लिए नासिरी लिखी है उसने, तबकाते नासिरी। एक जियाउद्दीन बर्नी है भाई, उसने तारीख फिरोजशाही लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी क्या लिखी है? तारीख फिरोजशाही। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया भाई? तो इस प्रकार करना है। लेकिन मैंने तो बहुत काफी डिटेल में बताया आपको, आपने सिर्फ 250 शब्द बनाने हैं। अगर माना कभी, वैसे तो अब इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, और कभी अगर पूछ लिया कि भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है, तो आपने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, एक फ्लो चार्ट बनाकर बढ़िया सा, है ना, उसमें भी साहित्यिक स्रोत में भी क्या करना है आपने, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य, उसमें थोड़ा थोड़ा आपने क्या करना है, उदाहरण देना। इससे ये हो गया, जितना मैंने बताया उससे आपका काफी फ्री के काफी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद का मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।